तो स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जीडीसी 2017 के कुल 15 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से किया था। आज हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम लोग शुरुआत अपनी पंक्ति से करते हैं। तो आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है जो नेट दिसंबर 2006 की परीक्षा में पूछी गई। यह पंक्ति फिर आ सकती है। इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर से पढ़ेंगे। यशोधरा से यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। पुनः सुनेंगे पंक्ति को। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। ठीक है, ये यशोधरा से है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा और नेट दिसंबर 2006 की परीक्षा में यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न। देखिए रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, कि हिंदी साहित्य से यह प्रश्न है। ठीक, कह रहे हैं हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, क्या चिंतामणि से माना है, ठीक है, क्या महाराज जसवंत सिंह से माना है, ठीक, कि केशव से माना है, कि बेनी से माना है। तो मित्रों किसे माना है? तो पहला उत्तर हमारा सही हो गया, चिंतामणि से माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में एकदम स्पष्ट लिखा। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने लिखा कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति का आरंभ जो है उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद्रशास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। ये सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। अब देखिए व्याख्या को हम लोग पढ़ते हैं कि भाई साहब व्याख्या क्या है। हाँ, तो देखिए व्याख्या में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है बहुत जबरदस्त है। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से, ठीक है, हिंदी ग्रंथों की रीत परंपरा का आरंभ माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास के उत्तम मध्यकाल प्रकरण 1 में शुक्ल जी, ठीक है, क्या लिखते हैं? शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ठीक, अतः विकल्प एक सही है। बेनी महाराज जसवंत सिंह भूषण रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं मित्रों। ठीक है, ये बातें हम लोग स्पष्ट हुई। अब देखिए हम लोग आज जान लें कि रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का कितने प्रकरण का उल्लेख किया है। ठीक, तो रीति काल में रामचंद्र शुक्ल ने 3 प्रकरण 3 प्रकरण माना। ठीक है, पहले में सामान्य परिचय दिया। पहले में क्या दे दिया? सामान्य परिचय दिया। दूसरे में क्या दिया? तो दूसरे में इन्होंने कहा कि रीत ग्रंथकार प्रमुख कवि। ठीक है, एकदम सिलेबस की बात बता रहे हैं आपको कि दूसरे प्रकरण में इन्होंने क्या कहा। ठीक है, और ये प्रश्न बनता है आजकल, ये पैटर्न पकड़ लिया है नेट में पकड़ लिया, तो समझिए कि टीजीटी पीजीटी के लिए संदेश आ चुका है कि अब ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक, दूसरे प्रकरण में कह दिया कि रीत ग्रंथकार कवि, रीत ग्रंथकार कवि। तीसरे प्रकरण में क्या है? ठीक है, देखिए भक्ति काल और आदिकाल में तो फुटकल रचनाएं वो लिखते हैं। ठीक है, एकदम लास्ट वाले प्रकरण में, लेकिन इसमें कह दिया रीति काल के अन्य कवि। ये बारीक चीज भी ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लिखा रीति काल के, ठीक है, रीति काल के अन्य कवि, अन्य कवि। ठीक है, स्पष्ट है। अब देखिए हम लोग का एक प्रश्न बड़े अच्छे ढंग से तैयार हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अब ये भी जो है प्रश्न कहाँ से है? सूफी काव्य परंपरा से ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सूफी कवियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमसे ये कह रहे हैं कि मैं रचना दिया हूं, ठीक है, एग्जामिनर ये कह रहा है कि मैं रचना कवि का नाम दिया हूं, रचनाएं दिया हूं, आप मिलाइए, मिलाइए और एक नंबर लेके जाइए। कह रहा है उस्मान, उस्मान का क्या हो जाएगा? चित्रावली। नूर मोहम्मद का कौन सा ग्रंथ है? तो सर अनुराग बांसुरी है। कुतुबन का क्या है? मृगावती है। कासिम शाह हंस जवाहिर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जहां मुझे कासिम शाह दिखते हैं उन्हीं का हा पकड़ता हूँ, बता देता हूँ हंस जवाहिर। ठीक, अब देखिए व्याख्या में तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? पहले का जो है, ठीक है, क का द हो गया। ठीक है, 2 विकल्प मिल गया।
नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी आ। पहला तो सही उत्तर हो गया, लेकिन हम लोग अंतिम तक प्रश्न को पढ़ेंगे। अब देखिए, कुतुबन का मृगावती बा। ठीक, काशिम शाह, हम जवाहिर शाह। ठीक है, तो हमारा पहला उत्तर सही हो गया। अब देखिए, व्याख्या में क्या बता रहे हैं। व्याख्या में कह रहे हैं कि उस्मान और चित्रावली। उस्मान की है चित्रावली। ठीक है, यह कब था? 1613 ईस्वी में था। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है? अनुराग बांसुरी है। 1764 में है। अब देखिए, 1764 में है और 1744 में इनका इंद्रावती, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, और अनुराग बांसुरी में क्या लिखते हैं ये कि हिंदी हिंदू पग पर पांव न राखो वाली जो पंक्ति है, ठीक है, का बहुत है जो हिंदू भाग हो। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे, ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वो अनुराग बांसुरी में है। उपालंब इंद्रावती में सुनते हैं। अब देखिए, कुतबन की मृगावती 1503 ईस्वी, यही कुतबन है जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रीतिकाल के वो सॉरी सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि मानते हैं। ठीक, इनका मृगावती है। ठीक है, अब देखिए, 1503 ईस्वी में अभी है। काशिम शाह का क्या है? तो हंस जवाहिर है। ठीक है, 1700 कितने ईस्वी में है ये? 1736 में है। ठीक है, 1736 में है काशिम शाह का हंस जवाहिर। अब देखिए, हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि कविता का घेराव कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता है। ठीक है, कह रहे हैं कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। ठीक है, क्या है? जैसे कह रहे हैं ना कि कोई घेराव में बौखला गया आदमी। ठीक है, उसका जो संक्षिप्त एकालाप है वही कविता है। इस बात को कौन कह सकता है? ठीक है, विकल्प पे अगर ध्यान लगाए तो भी प्रश्न सही होने वाला है। मुक्ति बोध, लीलाधर जगूड़ी, राजकमल चौधरी। देखिए, ये मात्रा गलत, जगूड़ी। ठीक है, सुदामा चौधरी। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल। ठीक, अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सुदामा पांडे धूमिल सही होगा। ठीक है, अब देखिए, सुदामा पांडे की जो है रचना है वहीं से प्रश्न उठा लिए हैं। हमसे पूछ क्या रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो काव्य लक्षण है, ठीक है, हिंदी काव्य लक्षण है, उसे किसने दिया? तो सुदामा पांडे ने दिया। कह रहे हैं उक्त काव्य पंक्ति सुदामा पांडे धूमिल है, धूमिल की है। यह पंक्ति उनकी कविता संसद से सड़क तक से ली गई है। स्पष्ट है, धूमिल के 3 काव्य संग्रह। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, अब देखिए, संसद से सड़क तक कब है? 1972 ईस्वी में है। ठीक है, और सुनिए, इसी में इसी जो है संसद से सड़क तक में उनकी 3 प्रसिद्ध कविताएं। कौन कौन? एक तो नक्सलवाड़ी, नक्सलवाड़ी, और कौन? एक उनकी मोचीराम। ठीक है, मोचीराम, और अकाल दर्शन। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण, अकाल दर्शन। ये तीनों जो है धूमिल की रचना, जो कविताएं हैं संसद से सड़क तक में है, ये 1972, कल सुनना मुझे में 1972 ईस्वी में है। और इसमें क्या है? तो इसमें जो है संसद और, ठीक है, संसद से जो सड़क रोटी और संसद कविता है। ठीक है, रोटी और संसद कविता जो है, जिसमें वो लिखते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी पकाता है, एक दूसरा भी आदमी जो रोटी ना बेलता है ना पकाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। क्षमा चाहता हूँ। तो ये पंक्ति जो है, देखिए, तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि रोटी और संसद संसद की सड़क में तक में होगा। ठीक है, वहां हम लोग गलती कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि रोटी और संसद संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में नहीं है, बल्कि कल सुनना मुझे में है। ठीक, अब देखिए, हम लोग व्याख्या को बड़े अच्छे ढंग से पढ़े। अब उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं को पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, मोचीराम, 20 साल बाद, पट कथा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। ठीक, अब देखिए, हमारे सामने प्रश्न है। देखिए, अगर हमारा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो ना, जैसे होता है ना कि अगर हमें बच्चन सिंह का मतलब जो बुक है आधुनिक हिंदी साहित्य, वह भी क्लियर हो तो भी यह प्रश्न हम लोग का सही हो जाएगा। जो विषय सूची होती है, जिसपे मैंने एक वीडियो बना रखा है। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि भारतीय युगीन नहीं है।
ठीक है, एक व्यक्ति इसमें जो है निगेटिव आदमी है जो भारतीय नहीं है और इसमें आके जो है हम लोग का प्रश्न गलत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अध्यक्ष सिंह उपाध्याय हरिऔध लग तो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे पूरा विकल्प को पढ़ेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। मित्रों, जब हम विचार करते हैं अध्यक्ष सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक है, तो हमें ये बात एकदम स्पष्ट समझ में आ जाती है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के हैं। तो हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के हैं। अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं। व्याख्या में हमसे वही सारी बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, जो हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। भारतीय न्यूगीन कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, और क्या, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी। ध्यान दीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण, राधा चरण गोस्वामी। और कौन, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। ठीक है, राधा कृष्ण दास हो गए। और कौन हो गया, दुर्गा दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास, नवनीत चतुर्वेदी। जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक, अब जैसे देखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, द्विवेदी युग के अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी कुछ रचना है उनको भी देख लिया जाए। इनका जन्म कब हुआ इस पे भी बात कर लिया जाए। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म हुआ 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1865 में। ठीक है, 1865 में। अब देखिए इनकी जो रचना है महत्वपूर्ण वो देखा जाए। ठीक है, हमसे कोई पूछ ले प्रेमाम्बु वारिद, प्रेमाम्बु प्रसवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, ये सब किसकी रचना है। चौके चौबदे, चुबदे चौबदे। ठीक है, कई बार परीक्षा में इनका एक कल्पनाता नाम का वो है काव्य है। ठीक है, और कल्पलता एक निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि आज का जो पैटर्न है मिलती जुलती रचनाओं को घुमा फिरा के पूछी जा रही है। ठीक है, देखिए रस कलश इनकी एक रचना है, रस कलश, यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखिए द्विवेदी युग में अगर हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, श्रीधर पाठक को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे, नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है, गिरिधर शर्मा नवरत्न, ये लोग इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं द्विवेदी युग में कि प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखिए सबसे जरूरी चीज तो हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय पे बात ही नहीं किया। ठीक है, क्या वो बात कर लिया जाए भाई, कुछ बचा ना रहे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ रहा है आजकल तो उसको ध्यान रखा जाए, लेकिन ये तो कई बार आया। ठीक है, अभी देखिए नेट की परीक्षा जो हुई उसमें इतना आसान प्रश्न बना, लेकिन उनके लिए बना जो प्रश्न को ध्यान से पढ़े होंगे। उसमें लिखा था खड़ी बोली। हम्म खड़ी बोली, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ठीक है, तो हमको पता है कौन सा होगा, प्रिय प्रवास होगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या माना जाता है, प्रिय प्रवास माना जाता है। ठीक, प्रिय प्रवास कब है, यह भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के लिए। तो 1914 में है। ठीक है, देखिए इसका मैट्रिक बता, देखिए प्रिय लिखा है ना, मैं तो इसको याद ही नहीं करता हूँ, प्रिय है। देखिए इसको एक बनाइए। ठीक है, प को चार आप हमेशा समझिए कि 1914 ईस्वी में। ठीक, इसका पहले नाम क्या था, तो ब्रजांगना विलाप था। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने इसको महाकाव्य नहीं माना है। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें हम लोग जान लें कि इन्होंने जैसे प्रवास में कुछ छंदों का प्रयोग किया। ठीक है, मालिनी छंद, मदाक्रांता, वंशस्थ, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित, ठीक है, शार्दुल, विक्रेडित विक्रेडित और शिखरणी। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें ये जान लीजिए आप कि प्री प्रवास आपका नेट की परीक्षा में लगा हुआ है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कुछ और बातें जान लें आप जैसे उपाध्याय हरिऔध के विषय में। देखिए जो इनका रस कलश है ना, ऐसे नोट कर लीजिए, छप सकता है कभी। ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, क्या है, ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है। इसमें जो है नायिका भेद का भी वर्णन है। ठीक, वैदेही वनवास में क्या है, सीता का परित्याग है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं, तो इसमें कुल 18 सर्ग हैं वैदेही वनवास में। ठीक, वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं, तो कुल 18 सर्ग हैं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो इनका चुपदे चौपदे और चौके चौपदे है वो मुहावरेदार भाषा में है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण, गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा। नोट कर लीजिएगा कि गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का क्या कहा, सूरदास। क्यों आधुनिक काल का कहा, क्योंकि देखिए मित्रों सूरदास ने कृष्ण भक्ति परक काव्य की रचना की। ठीक है, और आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय जब प्रिय प्रवास लिखते हैं, ठीक है, तो वो
राधा और कृष्ण को केंद्र में रख के लिखा गया है, ठीक। तो इसलिए जो है, और इसमें जो राधा है वो समाज सेविका के रूप में उनको दिखाया गया, यह भी प्रश्न बना है, ठीक। तो ये सारी बातें स्पष्ट हुई, हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक रचना है प्रिय प्रवास, जो 1914 में है। रामचंद्र शुक्ल इसे महाकाव्य नहीं मानते हैं, ये बात हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि बड़ा शानदार, देखिए ये पंक्ति बहुत बढ़िया, कह रहे हैं हो गया व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता से है, ठीक है। जैसे ऐसा लग रहा है कि राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वन बेला, स्नेह निर्जर आ गया, ऐसा हमको लग रहा है कि सरोज स्मृति हो गया, ठीक है। ऐसा देखिए, दुखी जीवन की कथा रही, अब क्या कहूँ जो नहीं कही, ठीक है, उसी टाइप का लग रहा है। कह रहे हो गया व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिए, यह इनकी पंक्ति वन बेला से है, वन बेला नामक कविता इनकी वहां से है, ठीक है। व्याख्या को पढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए, व्यर्थ जीवन, व्यर्थ जीवन अगर शब्द आता है, ठीक है, पंक्ति में, तो ये मान के चलिए व्यर्थ जीवन वन बेला, वन बेला, ध्यान दीजिएगा, वन बेला से है, ठीक। अब देखिए, कह रहे हैं वन बेला कविता से ली गई है, ठीक है। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, ये पंक्ति जो है निराला की है। और किस रचना से है? वन बेला से है। निराला छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, ठीक है सर, हाँ माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में कल्पना के साथ साथ यथार्थ को भी प्रमुखता से चित्रित किया है, यह भी एकदम सही बात है। वे हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए, अनामिका है, अनामिका 1923, परिमल 1930, ठीक है। गीतिका, ये हायर में एक बार पूछा हुआ, गीतिका प्रकाशन वर्ष 1936। तुलसीदास, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, 1929। अरिमा 43, कुकुरमुत्ता 42, इसको भी नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। अब देखिए, फिर कह रहा है नए पत्ते, फिर कह रहा है बेला, अर्चना, आराधना, ठीक है। अर्चना, अब जैसे पूछ ले हमसे, अर्चना और आराधना नामक कविताओं की रचना किया है, ठीक है। या अर्चना या आराधना नामक रचना किस कवि की है, ठीक है। तो निराला जी की है। गीत पुंज, गीत गुंज 1954 ईस्वी, सांद कांकली, ठीक है, ये सांद कांकली है, इत्यादि। ये सारी रचना किसकी है? आदरणीय निराला जी की हैं। अब देखिए, अब हमारे सामने अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न एकदम, कह रहा है एक सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, मतलब एक व्यक्ति निगेटिव है, उसी को खोज के निकालना है। गीज फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की, सही तो लग रहा है। चांद का मुंह टेढ़ा गजन माधव मुक्तिबोध की। धूप के घाम गिरिजा कुमार माथुर की। अब देखिए, टूटने का सुख अज्ञेय, टूटने का सुख अज्ञेय नहीं है, बल्कि किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। अब गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है। चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? गजन माधव मुक्तिबोध का है। धूप के घाम गिरिजा कुमार माथुर का है, ठीक है। अब देखिए, टूटने का सुख किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है, ठीक। अब देखिए, अगला अगला हमारे सामने प्रश्न, शानदार प्रश्न, कह रहा है कि गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, ठीक है। किसकी पहली कविता मानी जाती है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र शुक्ल से ही उठाई गई पंक्ति है, देखिए, और उठाई ही गई है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राजकुमार वर्मा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो गया? सुमित्रानंद पंत हो गया। कह रहा है गिरजे का घंटा सुमित्रानंद पंत की पहली कविता मानी जाती है। यह कविता सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। अब जब आपके पास एजीपी होगा, उसमें गलत दिया है, उसमें 1961 दिया है, लेकिन ध्यान दीजिए ये 1916 है, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। मित्रों ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये छपने वाला है पेपर में, कभी भी प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत को, यह ऐसे बनेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है, ठीक है। तो पंत को, उन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है, यह भी प्रश्न बन चुका है। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मित्रों, उच्छ्वास है जो 1920 में है, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, ठीक है, दोनों 1947, युगपथ 1948, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी,
अतिमा होगा ये, अतिमा, वाणी, सौवर्ण, कला और बूढ़ाचाँद, ये महत्वपूर्ण है। देखिए कला और बूढ़ाचाँद, इस पे साहित्य अकादमी मिला हमारे लिए, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साहित्य अकादमी, ठीक है। लोकायतन पे, जिसमें इन्होंने गांधी जी का वर्णन किया है, लोकायतन पे इन्हें क्या मिला, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, ठीक। और सुनिए, इनकी एक रचना थी जिसपे ज्ञानपीठ मिला। तो चिदम्बरा पे इन्हें ज्ञानपीठ मिला, किस पे, चिदम्बरा पे। 1965 में थी चिदम्बरा, 68 में इनको ज्ञानपीठ मिल गया, ठीक है। अब देखिए लोकायतन कब थी, 1964 में थी। कला गुणचार 59 में। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे सामने, शानदार प्रश्न है, ठीक है। अभी हम लोग आज इसी कविता की पंक्ति पढ़े थे, ठीक है। और ये देखिए हमारे सामने आ भी गया, हम लोग अभी ने पढ़ा ना कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, क्या वे मुझको अपनी पत वादा ही पाते, यशोधरा से पंक्ति थी, ठीक है। अब देखिए शानदार प्रश्न हमारे सामने आ गया कि यशोधरा की विधा है, क्या गद्य है, क्या पद्य है, कि चंपू है, कि इनमें से कोई नहीं है। मित्रों आप ध्यान दीजिए, यशोधरा जो है, पहले तो ये ध्यान दीजिए कि किस युग के हैं। तो लिख लीजिए वहीं, द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा चंपू काव्य है, तो सही उत्तर सी है, चंपू काव्य है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1932 है, ठीक है। इसमें गलत लिखा था, उसे आप सही कर लीजिएगा। अब देखिए यह गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया, एकदम सही है सर। ये गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहानी में, गौतम बुद्ध ने, ठीक है, शादी के बाद अपने घर को छोड़ दिया था, उसी को केंद्र में लिखकर लिखा गया, ठीक है। अब देखिए इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरह जन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक ढंग से की गई है। यह गद्य पद्य मिश्रित विधा है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है, ठीक है मित्रों। अब देखिए हमारे सामने सही उत्तर आ गया कि यशोधरा जो है चंपू काव्य है, कब था, 1932 ईस्वी में था। और हम लोगों ने एक बात और जान लिया कि मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के हैं, तो यह जो है द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। यह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए द्विवेदी युग की सबसे बड़ी जो साहित्यिक प्रवृत्तियों की अगर बात करें, तो राष्ट्रीयता की नवीन धारणा इस युग की विशेषता थी, ठीक है। जैसे मेंस में आ जाए कि बताइए, यह इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो कह दिए कि द्विवेदियों की कुछ विशेषताओं को बताइए, ठीक है। तो जैसे आप बता दिए कि राष्ट्रीयता की नवीन धारणा थी इसमें, ठीक है, नया नया राष्ट्रीयता की जो धारणा निकली वो, हाँ। अब जैसे भारत भारती को पढ़िए ना, अगर जोश ना आ जाए तो कहिएगा। अब देखिए कह रहे हैं इतिवृत्तात्मकता भी था इसमें, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर रचने क्या है, इतिवृत्तात्मक धैर्य पर लिखे गए, ठीक। नैतिकता एवं आदर्शवाद भी दिखाया गया, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, आदर्शवाद दिखाया गया, नैतिकता दिखाई गई, ठीक है। कि मतलब किस तरह जो है चले गए बुद्ध जी, और यशोधरा जी बेचारी, ठीक है, विरह में है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि भाई सखी वो मुझसे कह कर गए होते तो क्या मुझको अपने पथ में बाधा पाते, नहीं, मैं उनको सपोर्ट करती, ये सारी बातें। विषयगत जो है वैविध्य है, साहित्य की सोद्देश्यता पर बल है, ठीक है, कि साहित्य को मनोरंजन और उपदेश का माध्यम स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। स्वीकार करते हो क्या, सो उद्देश्य लेखन पर बल दिया, नहीं, मैथिली शरण गुप्त ने खुद लिखा कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बात लिख के ये पंक्ति लिख देते हैं, तो देखिए कितने अच्छे नंबर हम लोग को मिलेंगे मेंस में, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब वो कहे कि ठीक है विशेषता बताए, कुछ पंक्ति बताई जिससे मुझे पता चले। तो ऐसे जब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट कर करके, तो हम लोग के लिए आसान होने वाला। आप देखिए छायावाद, तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं ना कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्घोष है, ये बता दीजिए किसने कहा, क्या महादेवी वर्मा ने कहा, ठीक है। लग तो रहा है कि नंदुलाल वाजपेयी ने कहा, कि जयशंकर प्रसाद का है, कि रामविलास शर्मा का है। तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कि महादेवी वर्मा ने कहा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने क्या कहा। तो देखिए महादेवी वर्मा ने कहा कि छायावाद क्या है, तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अब देखिए नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा क्या है, ठीक है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, ठीक है। अब ये इतना बस ध्यान रखिए कि आध्यात्मिक छाया का भान, ये भान शब्द है, भान मेरे विचार से छायावाद की ही एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कितनी बार यह भी परीक्षा में आ चुका, यह भी कितनी बार पूछा जा चुका कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमय अभिव्यक्ति होने लगे, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, ठीक है।
ये बातें भी कई बार पूछी गई। अच्छा, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगीन के कथन मिलते जुलते हैं। बस देखिए, डॉक्टर नगीन कहते हैं कि छायावाद क्या है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, और वो लिखते हैं आगे कि वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। लेकिन रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, ठीक है, बल्कि वो कह रहा नहीं, ये जो थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधन थे, उसके प्रति विद्रोह है। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न शानदार प्रश्न होगा। हमसे पूछ रहे हैं कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चाँद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी? क्या अज्ञे जी ने लिखी, क्या शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी, कि रामविलास शर्मा ने लिखी, कि नामवर सिंह ने लिखा, डॉक्टर नामवर सिंह ने? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा सर, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा। ठीक है, इन्हीं से जो है प्रगतिवादी आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए, और इनका एक आलोचना का नाम भी है प्रगतिवाद, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया। इनकी एक आलोचना का नाम है साहित्यानुशीलन। ठीक है, वो भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। अब देखिए, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, 1864 ईस्वी में था ये चांद का मुंह टेढ़ा, हाँ, की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। मुक्तिबोध की रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, दो ही काव्य संग्रह है इनके। ठीक है, बच्चन सिंह ने इसका उल्लेख भी किया। अब देखिए, कह रहे हैं कहानी संग्रह काट का सपना 1867 में, सतह से उठता आदमी, बी पात्र नामक कहानी किसकी है? आदरणीय मुक्तिबोध जी की है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कामायनी एक पुनर्विचार का प्रकाशन वर्ष अभी जो हायर की परीक्षा हुई थी 21 में, ठीक है, जिसका पेपर मुझे मिल जाए कहीं से तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, 2021 में हुआ था। ठीक है, उसमें पूछा गया इसका सन कि 1961। ठीक है, तो मैं इसको कैसे, एक विचार है ना, एक विचार, ठीक है, मैं हमेशा एक यही पकड़ता हूँ। अब मुझे याद रहता है कि 60 है कि 61 है। ठीक है, इसी एक से मैं ये सोचता हूँ कि 61, इसी एक से मैं 61 बना लेता हूँ, एक से 61। ठीक है, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, ये क्या 1971 में है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लाभ कर रहा है तो आप अपने मित्रों से इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।